Am I audible to everyone? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। थैंक यू। विल स्टार्ट इन 3 minutes, 2-3 minutes। So, welcome everyone. I will request all of you to be ready with your notes copies. Write today's date, and the topic uh, is object-oriented programming with Java. So today we'll be seeing about how to use NetBeans IDE। तो NetBeans IDE जो है ऑलरेडी मैंने आपको जो लिंक भेजा था गूगल मीट का ड्राइव का, उसमें से आप जो है वो जिप फाइल्स जो भी हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, करके आपने इंस्टॉल कर लिया होगा आई थिंक। तो NetBeans IDE के बारे में वी डू जस्ट अ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू यूज इट। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। So we'll start with NetBeans IDE. So I will request all of you to double click the NetBeans icon on your desktop so that we can proceed. अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, showing the NetBeans IDE. ठीक, so I hope everybody is able to see this. Yes, sir. So when we open this NetBeans IDE, this kind of screen can be visible here. या एक वेलकम स्क्रीन भी आता है, उस वेलकम स्क्रीन के रहते हुए भी आप यहाँ पे जो है यू कैन वर्क ऑन दिस। तो जब हम शुरू करते हैं, जब हमको वी वांट टू क्रिएट अ जावा फाइल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है,
ठीक, ये वाला शॉर्टकट आप जो है यूज करेंगे, मेन्यू ऑप्शन यूज करेंगे, या तो फिर यहाँ पे जो शॉर्टकट दिया हुआ है इसको आप यूज करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, तो फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, तो विल क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। So when you click on the new project here, you can observe Java, JavaFX, Java Web, Java EE वगैरह दिया हुआ है। इसमें से सबसे ऊपर में जावा दिया है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। So we are actually discussing about NetBeans IDE 8.2। ठीक, तो NetBeans IDE 8 है। तो इसमें जो है ये जावा करके जो एप्लीकेशन के लिए क्रिएशन के लिए जो है यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिया रहेगा कैटेगरीज में, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे जावा एप्लीकेशन लिखा होगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो न्यू प्रोजेक्ट, फाइल मेन्यू पे जाके न्यू प्रोजेक्ट के बाद कैटेगरीज में जावा सिलेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट में जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। दिस इज मेंट फॉर क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन यूज होता है, इसी जावा इसी यूज होगा। ठीक, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट बटन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। So when you click this particular button, this window appears where you can put the project name. Here you can put the project name. तो यहाँ जो आप प्रोजेक्ट नेम देंगे उसी नाम से जो है आपका प्रोजेक्ट फोल्डर में प्रोजेक्ट नेम से एक फोल्डर बनेगा। तो इन दिस केस जैसे अभी जावा एप्लीकेशन 7 लिखा हुआ है, तो जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर यूज करो तो जावा एप्लीकेशन 1 करके आएगा। तो जावा एप्लीकेशन 7 मेरे इसमें लिखा है, एंड द लोकेशन इज हियर। आप इस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो ब्राउज वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करके यू कैन चेंज द लोकेशन। उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया अभी, हियर यू कैन चेंज द लोकेशन। ठीक, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट को स्टोर करना है, वहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास, अगर इस पे चेक मार्क लगा हुआ है तो एक मेन क्लास वो ऑलरेडी क्रिएट कर देगा with this class name java application 7 करके। तो मुझे ये नहीं चाहिए, so I will uncheck this because I will create my own class। ठीक, तो इसको हम अनचेक कर देंगे, क्रिएट मेन क्लास को अनचेक कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमको क्या करना है, फिनिश वाला बटन यहाँ पे एनेबल हो जाता है। नाउ यू हैव टू प्रेस द फिनिश बटन। सब साथ साथ जो है करते जाएं। तो हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फाइल मेन्यू में गए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, देन वी सिलेक्टेड जावा एप्लीकेशन, जावा कैटेगरी में से जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट किया। उसके बाद जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद देन वी कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट हियर। जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो है यू कैन नेम द प्रोजेक्ट हियर, और वी कैन कीप द डिफॉल्ट नेम। बाय डिफॉल्ट ये चेक मार्क लगा रहता है क्रिएट मेन क्लास, इसको अनचेक कर लेंगे और फिनिश बटन को क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन आ चुका है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जैसे प्रोजेक्ट करके जो लिख रहा है, दिस इज द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अच्छा, बाई चांस अगर किसी के इसमें आईडी में अगर इस टाइप से नहीं दिख रहा है, तो आप तो यहाँ पे जाके विंडो पे जाके रीसेट विंडोज के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी बेसिक उसके जो टैब्स हैं वो आपको दिखने लगेंगे। एक बेसिक विंडोज आपको दिखने लगेगा। बेसिक विंडोज में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का विंडो होना चाहिए आपके पास, और एक एडिटर विंडो होना चाहिए, और एक आउटपुट विंडो होना चाहिए। ये 3 विंडोज आपके पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, दिस इज द आउटपुट विंडो, एंड दिस इज द एडिटर विंडो। तो ये 3 चीज कम से कम चाहिए। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट को ओपन करके रखें, और उसमें हमको कहाँ पे फाइल्स चाहिए वो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और राइट साइड में यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर अभी मूव हो रहा है, दिस इज द एडिटर विंडो, जहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे। विल राइट द कोड हियर। तो बिफोर स्टार्टिंग इट जो जितने भी आप डॉट क्लास फाइल्स बनाएंगे या डॉट जावा फाइल्स आप बनाएंगे, वो सोर्स पैकेजेस करके एक फोल्डर है, इसमें बनेगा। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया मैंने, सोर्स पैकेज। तो जावा एप्लीकेशन 7 मेरा प्रोजेक्ट का नेम है,
एंड इनसाइड विच इज द सोर्स पैकेजेस। इसको आप जैसे प्लस मार्क को क्लिक करेंगे तो ये ट्री ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे डिफॉल्ट पैकेज लिखा हुआ है, ठीक। सो दिस इज द हायरार्की दैट वी कैन ऑब्जर्व। जावा एप्लीकेशन 7 के अंदर में सोर्स पैकेजेस है, उसके अंदर में डिफॉल्ट पैकेज करके है, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू आर देयर along with me। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नेम, जावा एप्लीकेशन का नेम, उसके नीचे सोर्स पैकेजेस करके एक फोल्डर है, उसके नीचे डिफॉल्ट पैकेज करके एक जो है एक अभी एनेबल्ड नहीं है, ये अभी खाली है, इसीलिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पैकेज जहाँ लिखा हुआ है ना, उस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे एज सून एज द कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स, यू हैव टू सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू सिलेक्ट जावा क्लास, ठीक। तो राइट क्लिक करेंगे डिफॉल्ट पैकेज को, देन आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन द डिफॉल्ट पैकेज गो टू न्यू ऑप्शन इन द मेन्यू। तो कंटेक्स्ट मेन्यू निकल के आएगा, उसमें न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद जावा क्लास को सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो साथ साथ आप प्रैक्टिकल करते भी जाइए और लिखते भी जाइए उसको, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट लेटर ऑन। फिर जावा क्लास को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाउ दिस न्यू क्लास विंडो अपीयर्स वेयर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द क्लास। अब नेम ऑफ द क्लास मीन्स इसी नाम से डॉट जावा फाइल बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ PRG1, दिस इज माई प्रोग्राम 1, तो मैं PRG1 नाम से इसको बना रहा हूँ। तो इट विल क्रिएट अ क्लास नेम्ड PRG1। तो क्लास नेम हमने लिखा PRG1, ठीक। तो आप अपना कोई भी नेम दे सकते हैं इसमें। तो आप रिटर्न PRG1। अब आप फिनिश बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो PRG1 का जो एडिटर विंडो है वो ओपन हो जाएगा। डॉट जावा फाइल जो है आपका वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप कोडिंग लिख सकते हैं, आपका सोर्स कोड फाइल ओपन हो जाएगा। फिनिश बटन को क्लिक कर लीजिए। So I have clicked the finish button now. So observe this, that this window, the editor window has appeared. यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखा हुआ है, इस कमेंट को आप हटा सकते हैं। So this is my class, public class PRG1, curly bracket open and close. So ये जो curly bracket open close किया गया, this is the body of the class. अब जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दैट in a particular project there can be a number of classes, so we have to use the main function or the main method only in the main class, जहां से हम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाना चाहते हैं। so in this particular case we only have one class PRG1। तो PRG1 के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन string square bracket ARG करली ब्रैकेट ओपन करके मैंने एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली क्लोज करली ब्रैकेट बना लिया उसने। तो यहाँ पे एक फायदा आपको आईडी का कि आप जैसे करली ब्रैकेट ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको पेयरिंग बताएगा कि इसका पेयरिंग कहाँ है, येलो हाईलाइट करके, ये वाले करली ब्रैकेट पे ये वाला हाईलाइट करके बता रहा है। तो दिस हेल्प्स अस टू अवॉइड एनी एरर इन राइटिंग द प्रोग्राम। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने टाइप किया, पब्लिक लिखा, स्पेस लिखा, स्टैटिक लिखा, फिर स्पेस वॉइड, फिर स्पेस मेन, ब्रैकेट के अंदर में मैंने लिखा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट मींस एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद ARG इज द नेम ऑफ द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एंड करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके कोडिंग के अंदर हम आ जाते हैं कोड विंडो में, इसके कोडिंग एरिया में। तो हम लिख रहे हैं सिस्टम, सेम कोड जो कल लास्ट क्लास में अपने देखा था वही कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सिस्टम, सिस्टम में एस कैपिटल है। उसके बाद आप डॉट लगाएंगे तो ऑब्जर्व दैट ड्यू टू आईडी यू गेट ए लॉट ऑफ कंटेक्स्ट हेल्प। कंटेक्स्ट हेल्प आपको मिलने लगेगा। ऑब्जर्व दैट सिस्टम जो लिखा हुआ है वो क्या है। जैसे मैंने सिस्टम डॉट लगाया तो सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया उसने
इट इज java.lang.system. तो रिमेंबर दैट नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से सिस्टम में एस कैपिटल है, दैट मीन्स इट इज ए क्लास। ठीक है, एस कैपिटल है मतलब ये क्लास है। और ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कुछ उसके बारे में बताया है। ठीक, तो सिस्टम इज ए क्लास। और जब आप सिस्टम डॉट लगा रहे हैं उसके मेंबर्स को बता रहा है, ये मेंबर्स मतलब उसके मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर डेटा। इसके बारे में भी अपन ने देखा था कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे डेटा मेंबर्स क्या क्या है, ERR है, IN है और आउट है। इनका डेटा टाइप यहाँ लिखा हुआ है, देखिए राइट हैंड साइड में। ERR जो है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, इन जो है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, आउट जो है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। So these are the data members present in the system class, and these are the member methods. देखिए यहाँ पे member methods हैं, array copy, clear, property control, there are multiple, बहुत सारे इसमें methods। ठीक है, तो कौन सा मेथड कब यूज करना है वो एक्सपीरियंस से आपको आने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आउट का जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करने वाले हैं। हम आउट का ऑब्जेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, आउट ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे टू प्रिंट समथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो सिस्टम डॉट लगा के हमने आउट ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, तो इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो आउट ऑब्जेक्ट आ गया है। फिर आउट ऑब्जेक्ट को मैं डॉट लगाऊंगा तो ऑब्जर्व करेंगे ये आउट ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर मेथड्स को बता रहा है, आउट ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर मेथड्स को बता रहा है। तो आउट ऑब्जेक्ट के अंदर में जितने सारे मेंबर मेथड्स हैं, देखिए इसको स्क्रॉल करके आप देखोगे तो बहुत सारे मेंबर मेथड्स हैं। तो हम इसमें लिख रहे हैं प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब प्रिंट लाइन। प्रिंट एलन में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उसमें से हमने क्या किया, ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाया। तो पैरेंथेसिस में ये पॉसिबल पैरामीटर्स बता रहा है, नो पैरामीटर, बुलियन, कैर, इंट, लॉन्ग वगैरह, स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, डबल कोट्स में लिख देंगे वेलकम टू जावा। ठीक, सो ये आईडी का फायदा है। आईडी का एडवांटेज ये है कि आपका कोडिंग फास्ट हो जाएगा और एरर कम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेसिक बेसिक चीजें अगर याद रख लें, कौन सा क्लास यूज करना है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है और कौन से मेथड्स यूज करने हैं, तो बाकी का हेल्प आपको मिल जाएगा। तो नाउ दिस कंप्लीट्स अवर प्रोग्राम। ये बेसिक प्रोग्राम हमारा बन गया है, वेयर वी विल प्रिंट वेलकम टू जावा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो आप इसको रन अगर करना है तो आप इसी विंडो पे आप राइट क्लिक करके रन फाइल कर सकते हैं। ये एडिटर विंडो है। ठीक, ये एडिटर विंडो है, पूरा का पूरा एडिटर विंडो है। ठीक, इस पे आप कहीं पे भी जैसे खाली स्पेस में राइट क्लिक कर दीजिए और रन फाइल को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रन फाइल को क्लिक करेंगे आपका आउटपुट विंडो में आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने रन फाइल को क्लिक कर रहा हूँ। ऑब्जर्व दिस इज आउटपुट विंडो। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आउटपुट विंडो रखा हुआ है, ड्रैग करके रखा है एक्चुअली, मैंने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल गया है ना, और बता रहा है बिल्ड सक्सेसफुल। तो आईडी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको देता है। अब इसमें जैसे इसने बताया कि बिल्ड सक्सेसफुल है, इसका मतलब कोई एरर नहीं आया और हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे कोडिंग में कुछ गलती किया होता है, जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम में एस छोटा कर देता हूँ, फिर मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे एस को छोटा कर दिया, तुरंत उसमें देखिए यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ गया, रेड अंडरलाइन जैसे आया है, तो यहाँ पे एक बल्ब जैसे बनने लग गया है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो वो एक सजेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ये बता रहा है। इससे मतलब वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। अगर कैपिटल एस वाला सिस्टम नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अगर आप फिर भी इसको रन करने की कोशिश करेंगे, राइट क्लिक करके रन फाइल, तो देखिएगा यहाँ पे बोलेगा आपको, कम बताएगा वन और मोर प्रोजेक्ट फॉर कंपाइल विद एरर। फिर भी आप अगर उसको रन करते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल बताएगा पूरे एक्सेप्शन का कि क्या एक्सेप्शन आया है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन और एरर दिखाता है ना, इसको भी हमको थोड़ा समझना जरूरी है। ये प्रैक्टिस करते करते हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है मैं सिस्टम के एस का कैपिटल कर देता हूँ।
तो देयर इज नो एरर, कहीं पे भी कोई एरर नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे लाइन नंबर में कोई एरर नहीं है। राइट साइड में भी आप अगर देखेंगे यहाँ पे कोई लाल कलर का कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एंटायर थिंग इज वर्किंग फाइन। इसको मैं ऐसे से रन करूंगा तो आई गेट अ प्रॉपर आउटपुट एंड बिल्ड सक्सेसफुल करके आ रहा, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। सो आई होप सभी का प्रोग्राम रन हुआ होगा। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है क्या? एनी डाउट? नो सर। चलिए, तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमको जो है ऑनलाइन आईडी यूज़ करने से आउटपुट बराबर, या उसमें कुछ चीज़ें जो है मिसिंग हो जाती हैं, जैसे बाद में जाके पता लगेगा। क्योंकि क्या है कि जैसे हम लोग कुछ अगर डिस्क फाइल्स वगैरह एक्सेस कर रहे हैं तो वो अपन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन आईडी में। डेटाबेस वगैरह कनेक्टिविटी तब देखेंगे, तब भी ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस पे हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं एक एक करके। ठीक, सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो पब्लिक क्लास PRG1 लिखा है, इसमें क्या क्या कौन सा चीज है इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज है पब्लिक। पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिखते जाता हूँ। पब्लिक जो है वो क्या है, इज एन, तो पब्लिक is an access specifier या modifier। ठीक, तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या बताता है कि द एक्सेस इज पब्लिक, दैट मीन्स एनीबडी कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर क्लास। पब्लिक हमने क्लास के सामने लगाया है, इसका मतलब PRG1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड दिस पर्टिकुलर जावा फाइल। तो इसका स्कोप क्या हो जाता है, पब्लिक का ग्लोबल स्कोप हो जाता है। इसका मतलब PRG1 जो है वो इस पर्टिकुलर डॉट जावा फाइल के बाहर एक्सेसिबल हो पाएगा। जनरली हम इसको क्यों एक्सेसिबिलिटी देंगे क्लास के जावा फाइल के बाहर, क्योंकि जो जावा का जो कंपाइलर है, जो JVM है, वो हमारे जावा फाइल के बाहर है। JVM जावा फाइल के अंदर तो है नहीं, जावा फाइल के अंदर तो हमारा कोड है, JVM तो यहाँ है नहीं, JVM इसके बाहर है। तो बाहर से मुझे चाहिए कि JVM शुड एक्सेस माय PRG1 क्लास so that it can run this particular class। इसीलिए हमने जो क्लास PRG1 है उसको पब्लिक एक्सेस दिया है। So we have public access, private access and protected access। इसके अलावा भी एक डिफॉल्ट एक्सेस होता है, जो हम कुछ भी स्पेसिफाई ना करें तो वो डिफॉल्ट एक्सेस में आ जाता है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट का क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे इसका काम होता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अपन ने लिखा है पब्लिक एक्सेस मोड दिया हुआ है, किसको दिया है, क्लास PRG1 को। इसका मतलब JVM को हमने इसको एक्सेस दे के रखा है कि JVM कैन यूज माय PRG1 क्लास। PRG1 क्लास को अपन ने ओपन एक्सेस दिया, इसका मतलब जैसे कोई घर है, घर में जैसे कोई घर है, घर में जो मेन डोर है उसको अपन ने बनाया ही नहीं, बिना चौखट का डोर बना दिया, मतलब डोर बनाया है बिना चौखट का, सिर्फ फ्रेम है उसमें और एंट्री एग्जिट कोई भी कर सकता है। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम कहेंगे वी हैव प्रोवाइडेड अ पब्लिक एक्सेस, एनीबडी कैन एक्सेस। तो PRG1.java जो है ये, दिस इज अवर PRG1.java। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, देखिए यहाँ पे PRG1.java नाम से सेव्ड है ये। ठीक है, तो दिस इज अ PRG1.java फाइल। ये फाइल अपना सोच लीजिए, ये एक घर है जिसके दरवाजे में चौखट है लेकिन उसमें दरवाजे नहीं है, इसमें डोर दिया है लेकिन बिना चौखट के डोर दिया हुआ, बिना उसके दरवाजे के जो डोर दिया हुआ, सिर्फ चौखट है उसमें। सो एनीबडी कैन एंटर।
सो PRG1 में कोई भी एंटर कर सकता है टू एक्सेस दिस PRG1 क्लास। हो गया। अब यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं इसको? बिकॉज वी वांट टू गिव ए पब्लिक एक्सेस टू द जावा वर्चुअल मशीन so that my Java virtual machine can run this particular program. अब PRG1 में एंटर कर गया जावा वर्चुअल मशीन, फिर उसको अपन ने बोला एक और पब्लिक एक्सेस दिया अपन ने, किसके लिए? void main फंक्शन के लिए। तो मेन फंक्शन है, जो मेन मेथड है, उसको हमने फिर से पब्लिक एक्सेस दिया है। इसका मतलब नाउ द JVM कैन एक्सेस दिस मेन मेथड आल्सो। सो PRG1 में वो एंटर कर सकता है, PRG1 में एंटर करने के बाद वो मेन मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे JVM कैन एंटर क्लास PRG1 एंड रन द मेन फंक्शन। ठीक, तो JVM कैन एंटर द क्लास PRG1 एंड रन द मेन मेथड। ठीक है, क्योंकि हमने मेन मेथड को फिर से पब्लिक एक्सेस दे दिया इसलिए। अब ये सिंटैक्स है इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसका सिंटैक्स है। तो इसको हम चेंज कर देंगे तो JVM समझ नहीं पाएगा कि आपने मेन मेथड जो है वो कहाँ बनाया है, मेन मेथड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसको कोई दूसरा मेन मेथड समझेगा, एक्चुअल मेन मेथड नहीं समझेगा, जो जहां से एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं शुरू हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने लिखा पब्लिक टू मेक द मेन मेथड पब्लिकली एक्सेसिबल, दैट इज JVM कैन एक्सेस दिस मेन मेथड, कैन रन दिस मेन मेथड। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर, ऑब्जर्व करेंगे स्टैटिक। जो पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, प्लीज पॉइंट्स को नोट करते जाएं, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक प्रोग्राम आपको दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, तो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, इसका क्या चीज है, मतलब क्या है, उसको नोट डाउन करते जाएं। ठीक, तो स्टैटिक, नेक्स्ट द वर्ड इज स्टैटिक, कीवर्ड है स्टैटिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का मतलब है दैट ओनली वन कॉपी of this particular function will be created. Static का पहला मतलब होता है only one copy of this particular method can be created. तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही कॉपी बन सकता है इसका, मतलब मेन मेथड जो रहेगा, मेन मेथड के मल्टीपल कॉपीज नहीं बन सकते, मेन मेथड के मल्टीपल कॉपीज नहीं बन सकते, मेन मेथड का एक ही कॉपी बनेगा। ठीक है, अभी सिचुएशन कब आती है, हमको मल्टीपल कॉपीज कैसे बन सकता है? अगर PRG1 के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना लें तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स में मेन मेथड जो है वो अलग अलग बन जाएगा, अगर स्टैटिक यूज नहीं किया है तो स्टैटिक जो है इट हेल्प्स टू मेक ओनली वन कॉपी ऑफ द मेन मेथड। ठीक है, तो ओनली वन कॉपी ऑफ द मेन मेथड विल बी क्रिएटेड। वन मेथड क्यों चाहिए, वन ही कॉपी क्यों चाहिए हमको मेन मेथड का? क्योंकि मेन मेथड एक सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए ऑफ द प्रोग्राम। मल्टीपल मेन मेथड होंगे तो JVM कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से में एंट्री करना है, इसीलिए स्टैटिक यूज करें, क्योंकि एक ही उसका इंस्टेंस बनेगा, मेन मेथड का जो कॉपी है वो एक ही बनेगा, इंस्टेंस उसका एक ही बनेगा। नेक्स्ट जो कीवर्ड है, अच्छा स्टैटिक का एक और मतलब है कि मेन मेथड को, अब स्टैटिक का एक और एडवांटेज क्या होता है कि ये मेन मेथड जो है इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। So we don't need to create an object to access the main method because it is declared static. ये पॉइंट में नोट कर लीजिए, we don't require an object to access the main method because it is declared as static. So static member methods, the static member data,
को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के हम उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली क्लास नेम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है तो JVM जो है जब मेन मेथड को रन करेगा तो ऐसे रन करेगा prg1.main, इसमें कुछ आर्गुमेंट सप्लाई करेगा। तो prg1 क्लास नेम है, डॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन मेथड को वो कॉल करेगा, तो ये JVM करके देगा। तो JVM कैन रन द मेन मेथड without any need to create the object of prg1 class because main method is declared as static. तो कोई भी मेथड अगर स्टैटिक डिक्लेयर्ड है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको क्लास नेम डॉट लगा के एक्सेस करना रहता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे कि हम इस कोड में अपन ने सिस्टम डॉट आउट लिखा है, इसका मतलब सिस्टम क्लास के अंदर आउट करके जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक डिक्लेयर्ड है, इसलिए हम सिस्टम क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली सिस्टम डॉट लगा के हम लोग ने आउट ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया। तो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि मेन मेथड को एक्सेस करना हो तो prg1 डॉट मेन करने से वो एक्सेस हो जाएगा, prg1 का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक मैंने स्ट्रक्ट बनाया था। तो स्ट्रक्ट बनाने के बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया था अपन ने, फिर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था S1 S2, फिर डॉट करके हम उसको जो है S1 डॉट S2 डॉट करके मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेन मेथड जो है वो स्टैटिक है तो prg1 का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, prg1 डॉट लगा के मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं। So JVM can use prg1 directly to call the main method. मेन मेथड कॉल हो गया मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, JVM इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अब इसमें ये जो स्ट्रिंग arg लिखा हुआ है ये क्या है? स्ट्रिंग इज द क्लास नेम। स्ट्रिंग जो है वो इनबिल्ट क्लास है इन जावा। डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखते हैं दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बाद हमने अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया इसका मतलब हमने एक स्ट्रिंग का एरे बना दिया। वी हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे यूज करेंगे टू एक्सेप्ट द कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो इसको हम कब यूज करेंगे? फॉर स्टोरिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक, फॉर स्टोरिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट से क्या मतलब होता है? आपने सी में पढ़ा होगा, आर्ग सी आर्ग वी करके आपने यूज किया होगा मेन फंक्शन के अंदर में। तो अगर यूज नहीं भी किया होगा कोई दिक्कत नहीं है। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब जब ये प्रोग्राम रन होगा कमांड प्रॉम्प्ट में हम आर्गुमेंट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट का क्या मतलब हुआ? कमांड प्रॉम्प्ट मतलब ये, आप CMD को रन करेंगे ना तो ये जो निकल के आ रहा है दिस इज द ब्लैक एरिया आ रहा है, ये जो है इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट में रह के अगर आपने कुछ आर्गुमेंट सप्लाई किए हैं तो ये मेन फंक्शन में मेन मेथड के अंदर में ये स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में arg जो लिखा है इस arg के अंदर वो सभी आर्गुमेंट सेव हो जाएंगे जाके। इसका भी हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं कैसे इसको यूज करना है। तो नोट डाउन करके रखेंगे, ये जो इनपुट आर्गुमेंट दिया गया है दिस इज फॉर स्टोरिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स कह सकते हैं, इनको इनपुट आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स। ठीक, तो कमांड लाइन इनपुट आर्गुमेंट्स आर यूजेबल
when we are running the program in the command line या command prompt में जब ये रन होता है, ठीक है. So useful only when we are running the program in command prompt, ठीक है, तभी ये काम आएगा, नहीं तो काम कोई नहीं आने वाला. तो प्रोग्राम को यहाँ पे जब हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई कमांड प्रॉम्प्ट है नहीं, हम डायरेक्टली रन कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली रन हो जाता है, ठीक. तो कमांड प्रॉम्प्ट तो यहाँ पे इसका कोई आसान कोई मतलब यूटिलाइजेशन है नहीं, लेकिन इसी प्रोग्राम को मैं आपको नोटपैड के थ्रू रन करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आ गया कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे यूज किया जाता है. ये सभी हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक. तो पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड जो है इट इज द रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप मतलब मेन फंक्शन जब खत्म होगा, ये मेन मेथड जब खत्म होगा तब क्या रिटर्न करेगा. तो मेन मेथड कब कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके पहले कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहा है, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसको वॉइड रखा हुआ है. तो कोई भी मेथड खत्म होने से पहले अगर कुछ रिटर्न बैक करेगा तो यहाँ पे हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे अपन ने वॉइड डेटा टाइप रखा है, इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न बैक नहीं करने वाला, ये सिर्फ रन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं. ठीक. तो होपफुली पॉइंट्स आर नोटेड. पॉइंट्स में कोई अगर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो पूछिएगा. बाकी का कोड को ऑब्जर्व कर लेते हैं. यहाँ पे लिखा है सिस्टम, ऑब्जर्व करना है सिस्टम में एस कैपिटल है, मतलब इट इज ए क्लास नेम. डॉट लगा के आउट ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब सिस्टम के अंदर में आउट करके एक ऑब्जेक्ट है. ये आउट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, अभी अपन ने देखा था. अभी ऑब्जेक्ट आउट जो है वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो आउट जो है, जो लिखा हुआ आउट क्या है, ये इट इज अ स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट. एक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, या स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास ऐसे लिख लीजिए. इट इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास. इसीलिए सिस्टम क्लास का नेम डॉट लगा के हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे हैं. हमको सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर रहे हैं. याद रखना है कि जो नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्ट. बिना ऑब्जेक्ट के आप मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते डॉट ऑपरेटर लगा के. सिर्फ स्टैटिक ही मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसको आप बिना ऑब्जेक्ट के डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं. सो आउट जो ऑब्जेक्ट है ये मेंबर है ऑफ सिस्टम क्लास विच इज स्टैटिक. दैट्स व्हाई हम सिस्टम डॉट आउट को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं. आउट को हम जो है सिस्टम डॉट आउट करके डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं. आउट क्लास के अंदर में एक प्रिंट एलन करके मेथड है. ये मेथड क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन में हमको जो है प्रिंट करके देता है. कुछ भी आप डेटा कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, स्ट्रिंग है, इंट है, कैर, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं. तो अभी इन दिस केस हमने जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ठीक. और सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है. तो होपफुली दिस एंटायर प्रोग्राम इज क्लियर. किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज अभी पूछिए. सर हाँ बोलिए. सर आप सिस्टम क्या है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, सिस्टम जो है इट इज ए क्लास. अब मैं इसको बता देता हूँ. सिस्टम जो है इज अ क्लास, ठीक है. सिस्टम क्या है, इज ए क्लास. अब ये क्लास कहाँ पे है, इट इज डिफाइंड इन java.lang पैकेज, ठीक है. सिस्टम जो है वो java.lang पैकेज में डिफाइंड है. पैकेज का क्या मतलब होता है, पैकेज इज नथिंग बट ए फोल्डर. We will also see how to create packages. So there are some inbuilt packages, some thousands of inbuilt packages are there. उसमें से जो सबसे बेसिक पैकेज है जिसको बोलते हैं java.lang, एक बेसिक पैकेज है. When we install JDK standard edition, then java.lang package automatically gets installed. और
पैकेज का क्या मतलब होता है? इट इज जस्ट ए फोल्डर। तो जावा डॉट लैंग करके एक फोल्डर होगा जिसमें बहुत सारे क्लासेस होंगे, उसमें से क्लास है सिस्टम। ठीक, तो जावा डॉट लैंग जो है एक पैकेज है, और इट इज a folder which contains a lot of classes, out of which one of the class is system. तो सिस्टम करके एक क्लास है, और सिस्टम क्लास क्या होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें कुछ कुछ फैसिलिटीज दी हुई हैं जिससे कि आप अपने पूरे सिस्टम के काफी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया सिस्टम क्लास के अंदर में, आउट ऑब्जेक्ट को यूज किया है, जो सिस्टम क्लास के अंदर में ही दिया हुआ है। फिर अगर मैं इसको डॉट लगाता हूँ, आपको ऑब्जर्व करूंगी, आप करोगे, देखिए यहाँ पे सिस्टम डॉट लैंग लिखा हुआ है। ठीक, ये सिस्टम डॉट लैंग पैकेज है जिसमें देखिएगा लिखा है फाइनल क्लास सिस्टम एक्सटेंस ऑब्जेक्ट। so this is the class name system. The system class contains several useful class and fields and methods. It cannot be instantiated. इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते। Among the facilities provided by the system class are standard input, output and error output streams to access externally defined properties and environment variables. ठीक है, एज मीन्स ऑफ लोडिंग फाइल्स, लाइब्रेरीज, ये बहुत सारा आपको सिस्टम रिलेटेड काफी कुछ हेल्प करता है काम करने के लिए। तो इसका आपको डिटेल में इसमें जो है एक डिटेल में तो नहीं, एक ब्रीफ में आपको जो है यहाँ पे जिसके बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली सिस्टम इज ए क्लास, सिस्टम क्लास है। ठीक है, तो कुछ यूजफुल मेथड्स और फील्ड्स इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये several useful methods and fields are there. So the system class contains several useful class fields and methods. ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। तो क्लास फील्ड्स में से एक फील्ड है ये आउट। तो ऐसे सिस्टम डॉट इन भी होता है। तो इन क्या करता है? वो आपको इनपुट डिवाइस से कनेक्ट करता है। आउट जो है वो आपको आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट द आउटपुट डिवाइस इज द स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन जो अभी यहाँ देख रहे हैं आप, इसलिए यहाँ पे आउटपुट हमको मॉनिटर स्क्रीन पे मिल रहा है। सो सिस्टम डॉट इन यूज करेंगे तो आपको कीबोर्ड एक्सेस करने मिलेगा। सिस्टम डॉट आउट यूज करने से आपको स्क्रीन को एक्सेस करने मिलेगा। ठीक है, तो इज इट क्लियर? सर हाँ बोलिए। सर इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई यूजर से इनपुट लेना एंटर है। करवाना है हाँ जावा हाँ प्रोग्राम में, तो हमें हाँ हाँ सिस्टम डॉट इन क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मैं सिस्टम डॉट इन का यूज करके आप कर सकते हैं। वैसे यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग 3 तरीके देखेंगे जो का हमारे जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो हम वो 3 तरीके देखने वाले हैं। उसमें से एक तरीका है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। फिर हम लोग जो है देखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर करके क्लास है, उसको हम देखेंगे। और एक यूटिल पैकेज है जावा में, इसको यूज करके हम जो है इनपुट यूज लेंगे यूजर से। और सिस्टम डॉट इन जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं टू रीड योर डिस्क फाइल्स वगैरह हम रीड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हम तो वहाँ पे यूज करेंगे। और इनपुट यूजर से इनपुट अगर लेना है जिसमें कीबोर्ड वगैरह यूज होता है, क्योंकि होता क्या है, अगर हम सिस्टम डॉट इन यूज करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली जो है वो रॉ बाइट्स ऑफ डेटा रीड करने लगेगा। तो रॉ बाइट्स ऑफ डेटा हम समझ नहीं पाएंगे। उन रॉ बाइट्स ऑफ डेटा को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्ट्रिंग्स, तभी जाके हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही हम लोग डेटा को रीड कर पाएंगे। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जो है वो बाइनरी समझ में नहीं आता, ह्यूमन बींग्स को टेक्स्ट समझ में आता है। इसलिए टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करके देखना हो तो हम लोग दूसरे कुछ क्लासेस का यूज करेंगे। आगे हम लोग जो है उसी चीज को डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक, तो फिलहाल के लिए जो है आउट ऑब्जेक्ट जो है इट रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस, दैट इज द स्क्रीन, एंड दैट वेयर वी विल डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, एक बेसिक अभी आप अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद फिर मैं और डिटेल में हम लोग इसमें प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर।
गुड गुड। चलिए, तो इसको जरूर ट्राई करके देखना है। आई एम जस्ट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो इस पे हम और डिटेल में बातचीत करेंगे बाद में। फिलहाल इसको आप रन करके जरूर देखिएगा। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको एक बार प्लीज जरूर गो थ्रू करके देखिएगा। आई विल जस्ट पॉइंट्स तो हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। उन पॉइंट्स को मैं आपको जस्ट डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक, इसके बारे में हम लोग जो है जो कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन करना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार जरा आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी टू सेव द जावा फाइल विद द सेम नेम एज द क्लास फाइल क्लास नेम कंटेनिंग द मेन मेथड। ठीक, तो अभी हम लोग ने एग्जांपल में क्या देखा था, prg1 नाम से अपन ने क्लास बनाया था, पब्लिक क्लास prg1। तो जब हम पब्लिक क्लास prg1 बनाते हैं ना, तो फिर हम उस फाइल को prg1.java करके सेव करना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो जिस भी जावा फाइल में आपने जिस भी क्लास को पब्लिक बनाया है, उसी नाम से आपको जावा फाइल सेव करना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी रूल है। ठीक, तो जिस नाम से आपने पब्लिक क्लास बनाया है, उसी नाम से आपको जावा फाइल सेव करना पड़ेगा। और जावा फाइल के अंदर में एक ही पब्लिक क्लास होगा। देयर कैन नॉट बी मल्टीपल पब्लिक क्लासेस, देयर कैन नॉट बी, देयर कैन ओनली बी वन पब्लिक क्लास। और जो पब्लिक क्लास आपने डिक्लेयर किया है, उसी नाम से आपको जावा फाइल को भी सेव करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि अगर मैंने कोई भी क्लास को पब्लिक नहीं बनाया है जावा फाइल में, तो मैं उस जावा फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकता हूं। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखना है कि अगर हमने जावा फाइल के अंदर में, तो हमारा जावा फाइल है, उसमें अपन ने अगर पब्लिक डिक्लेयर करके कोई क्लास बना दिया है, तो हमको उसी नाम से उस जावा फाइल को भी सेव करना ही पड़ेगा। नहीं तो कंपाइलर जो है बुरा मान जाएगा। अगर हमने हमारे जावा फाइल में कोई भी पब्लिक करके डिक्लेयर नहीं किया क्लास को, तो हम उस जावा फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन डॉट जावा होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका जो सब पॉइंट्स उसको भी आप थोड़ा ध्यान से नोट कर लेंगे। क्या चीज मैंने बताया कि आप जावा फाइल जब बना रहे हैं, आपका सोर्स कोड फाइल है, डॉट जावा करके बनाएंगे, उसमें अगर कोई भी पब्लिक क्लास है, एक तो एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है। अगर कोई आपने क्लास को पब्लिक क्लास बनाया हुआ है, तो उसी नाम से उस जावा फाइल को सेव करना मैंडेटरी हो गया। अगर जावा फाइल के अंदर कोई भी पब्लिक डिक्लेयर्ड नहीं है क्लास, तो आप उसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट पे डिटेलिंग है। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर द क्लास कंटेनिंग द मेन मेथड एज पब्लिक। ये भी जरूरी नहीं है। अभी एग्जांपल में अपन ने लिखा था पब्लिक क्लास prg1, उसके अंदर मेन मेथड है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक दूसरा क्लास बनाया हो जिसको पब्लिक नहीं बनाया आपने, उसके अंदर मेन मेथड डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। इट इज अलाउड। थर्ड पॉइंट है, जो ओनली एक्सेस स्पेसिफायर दैट कैन बी यूज्ड विद क्लास इज आइदर पब्लिक और नो स्पेसिफायर एट ऑल। तो याद रखना है, पब्लिक के अलावा कोई दूसरा कोई स्पेसिफायर आप क्लास के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये सभी चारों जो हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, उसमें से सिर्फ पब्लिक ही यूज होता है विथ क्लासेस, क्लास डिक्लेरेशन। ठीक है, ओनली पब्लिक कैन बी यूज्ड। या तो पब्लिक के अलावा अगर कुछ भी यूज नहीं कर सकते, मतलब डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं, यू कैन नॉट स्पेसिफाई एनी अदर अपार्ट फ्रॉम पब्लिक। अगर पब्लिक नहीं डिक्लेयर करना है, तो उसको बिना किसी डिक्लेरेशन के छोड़ना पड़ेगा, कोई भी एक्सेस मोड स्पेसिफायर नहीं देना।
तो बाय डिफॉल्ट वो एक डिफॉल्ट एक्सेस मोड में आ जाता है। तो विल सी हाउ इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस टू दैट। ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं, इसको रिमेंबर करेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे, उसको प्रैक्टिस करके हम देखेंगे एक्चुअली, है ना, प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं हम लोग। तो मुझे आप प्लीज रिमाइंड कर देंगे जब मैं आपको प्रोग्राम्स बना के दिखाता रहूंगा, तब इस चीज के बारे में जरूर मुझे बताइएगा, तो मैं आपको एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक, होपफुली दिस पॉइंट्स आर नोटेड। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस किया था, मैंने जैसे बताया था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग ARG। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, ARG के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ये भी सही है। स्ट्रिंग के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ARG लिख दीजिए, वो भी सही है, तो कोई गलत नहीं है। जावा में दोनों चीज पॉसिबल है, C++ में पॉसिबल नहीं था, स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते थे टू क्रिएट एन एरे। स्ट्रिंग मतलब क्या है, इट इज अ डेटा टाइप, तो डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट C++ में नहीं लगता था, जावा में लग सकता है, टू क्रिएट अ स्ट्रिंग एरे ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो इसके बारे में डिस्कशन अपन ने, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स उसको आपने होपफुली नोट किया होगा, सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे अपन अभी आज अपन जैसे बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि 3 तरीके हैं हम देखने वाले हैं वेयर यू कैन रीड इनपुट। तो रीड इनपुट करने के लिए एक तो है यूजिंग कमांड लाइन इनपुट, दूसरा है यूजिंग java.io.inputStreamReader क्लास, और तीसरा है यूजिंग java.util.scanner क्लास। ये तीनों के एग्जांपल्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली दिस पॉइंट्स आर क्लियर। ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, ये क्लियर है पॉइंट्स। कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज नोट करके रखिएगा और मुझे बाद में पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास के डाउट्स को जरूर पूछना है। ओके सर। ठीक है, तो दैट शोज दैट आप जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो नोट्स रिवाइज करेंगे तो डाउट आएगा, जरूर आएगा, तो आप क्लियर जरूर करवाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग C++ पढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए जो है डाउट्स आना बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है, और आना भी चाहिए। डाउट्स नहीं आए तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि समझ में आया कि नहीं आया। डाउट्स आना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो है इट प्रूव्स दैट यू आर रीडिंग। क्लियर? So I expect a lot of doubts from you, from all of you. So please be very inquisitive in the class कि सर ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये सभी चीज़ें जो है जरूर पूछें, खुद से भी ट्राई करके देखें। अभी धीरे धीरे मैं आपको प्रोग्राम जो बताते जाऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से उसको ट्राई करें, मैनिपुलेट करके देखें। मेन चीज़ होता है क्रिएटिविटी। सो एज एक्सपर्ट प्रोग्रामर वी शुड बी वेरी मच क्रिएटिव। जो प्रोग्राम आपके सामने है उसको समझ के अपने हिसाब से प्रोग्राम्स को बनाना, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो रटे रटाए प्रोग्राम्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है। प्रॉब्लम जैसे आता है वैसे ही हम उसको क्रिएटिवली सोच के सॉल्व करते हैं। तो रटे रटाए प्रोग्राम्स के भरोसे कभी नहीं रहना, इंस्पिरेशन ले लो, लेकिन अपना खुद का नया नया बनाओ। ठीक है, मॉडिफाई कर करके बनाने। तो अभी मैं जो है अटेंडेंस के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। So I hope all the attendance sheet is available, is visible to everyone. तो स्टार्ट करते हैं। आकाश देशमुख, प्रेजेंट सर। अभिषेक घोष, एब्सेंट।